हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MK अचीवर्स। पिछली दो वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लोग कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के MCQ सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पिछले दो वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाइए और वो दोनों वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि उसी के आगे हम लोग ये MCQ सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप कोल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट देने वाले हैं या TRE-4 देने वाले हैं या PSU की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, देयर आर 3 मेन कॉन्सेप्ट्स दैट एनी लैंग्वेज नीड्स टू सपोर्ट टू बी एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। Which of the following is one of them? ऑप्शन ए है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन सी है एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक पिलर्स पे है। अब समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म एक ही फंक्शन या मेथड का मल्टीपल फॉर्म में काम करना। जैसे अगर कोई हम एक फंक्शन लेते हैं, जैसे अगर हम साउंड को लें, फंक्शन जो डॉग और क्लास दोनों में डिफरेंटली काम करता है। इसी तरह समझते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन डेटा और उस पर काम करने वाले फंक्शन को एक ही यूनिट या क्लास में बंद करता है ताकि डेटा सेफ रहे। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन को छुपा के सिर्फ ज़रूरी चीज़ यूज़र को दिखाता है। जैसे कार चलाने के लिए इंजन का इंटरनल डिज़ाइन जानना हमें ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन तीनों ही ऊप के फंडामेंटल पिलर्स हैं। चौथा पिलर इनहेरिटेंस है, जो यहाँ लिस्ट में नहीं है। यानी कि ऊप्स के अंदर टोटल कितने पिलर्स होते हैं? टोटल 4 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से? पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस, ये 4 होते हैं। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं? A, B, C तीनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं, बट क्वेश्चन पूछता है वन ऑफ देम के कॉन्टेक्स्ट में सबसे कंप्लीट आंसर, इसलिए सिर्फ एक चूज करना इनकम्प्लीट होगा, इसलिए D सबसे सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड रिटन इन C? यानी कि ये कोड दिया हुआ है, वाइड मेन देन करली ब्रैकेट इंट k इक्वल टू 8, v इक्वल टू 8 और i इक्वल टू k डिवाइडेड बाई प्लस प्लस v, देन प्रिंटफ फंक्शन दिया है। ठीक है, ये कोड दिया हुआ है। ये एक क्लासिक C आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? प्री इंक्रीमेंट। अब समझते हैं कि प्री इंक्रीमेंट होता क्या है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब है पहले वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करो फिर यूज करो। यहां पर v इक्वल टू 8 दिया हुआ है, जैसे ही हम यहां पे v की वैल्यू रखना चाहेंगे उससे पहले v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब हम इसे यूज कर सकते हैं, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? k डिवाइडेड बाई v। k की वैल्यू अभी कितनी है? 8 है, डिवाइडेड बाई v की वैल्यू कितनी है? 9। तो ये क्या आ जाएगा? 0.888 समथिंग आएगा। C के अंदर इंटीजर डिवीजन होती है जिसमें डेसिमल पार्ट ड्रॉप हो जाता है। जैसे यहाँ पर 8 और 9 दोनों इंटीजर है। यहाँ पर देखें इंट k इक्वल टू 8 और v इक्वल टू 8, ये दोनों इंटीजर है, तो ये जो डेसिमल पार्ट है ये ड्रॉप हो जाएगा। तो हमें क्या आंसर में मिलेगा? आंसर में हमें 0 मिल जाएगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकली इंटरप्टेड लैंग्वेज? यहां पर दिया है C और सेकंड दिया है पर्ल। अब ऑप्शन देखें, ओनली 1, ऑप्शन बी है नाइदर 1 नॉट 2, ऑप्शन सी है ओनली सेकंड, ऑप्शन डी है बोथ 1 एंड 2। ये क्वेश्चन कंपाइल्ड वर्सेस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का डिफरेंस टेस्ट करता है। अब समझते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है। ऐसी लैंग्वेज जिसका कोड लाइन बाय लाइन डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है बिना पहले पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट किए।
इसके अगेंस्ट होता है कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज जिसमें कोड पूरा पहले कंपाइलर से मशीन कोड में कन्वर्ट होता है फिर रन होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ओनली सेकेंड। पर्ल क्या है? पर्ल एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जबकि सी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। सी जो है वो जीसीसी जैसा कंपाइलर यूज करता है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? ऑप्शन ए में सिर्फ ओनली वन दिया है। ओनली वन इसलिए गलत है क्योंकि सी कंपाइल्ड है, इंटरप्रेटेड नहीं है। ऑप्शन बी कभी नहीं हो सकता, नाइदर वन नॉट टू दिया है, तो ये भी गलत है क्योंकि पर्ल जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि सी इंटरप्रेटेड कैटेगरी में आता ही नहीं है। तो यहां पर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कौन सा हो गया? पर्ल, इंटरप्रेटेड। और सी क्या हो जाएगा? सी कंपाइल्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द ऑर्डर ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा मस्ट बी पोस्टपोन्ड until other conditions are fulfilled? ऑप्शन ए है एरे, ऑप्शन बी है लिंक लिस्ट, ऑप्शन सी है ट्री, ऑप्शन डी है स्टैक। ये एक कॉन्सेप्चुअल डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंकिंग या कंप्यूटर अवेयरनेस में बहुत कॉमन है। स्टैक एक लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है, जिसमें जो आइटम सबसे लास्ट में ऐड होता है वही सबसे पहले प्रोसेस होता है। इसको प्रोसेसिंग या पोस्टपोन करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे फंक्शन कॉल का एग्जीक्यूशन, ऑर्डर मैनेज करना, कॉल स्टैक या अंडू ऑपरेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टैक। स्टैंडर्ड एग्जाम आंसर के हिसाब से स्टैक ही इस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है जहां प्रोसेसिंग कंडीशनली पोस्टपोन होती है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? ऑप्शन ए एरे दिया है, ये सिर्फ फिक्स्ड सीक्वेंशियल स्टोरेज है, प्रोसेसिंग ऑर्डर पोस्टपोन करने का कॉन्सेप्ट नहीं देता है। ऑप्शन बी दिया है लिंक लिस्ट, ये क्यों गलत है? ये भी लीनियर स्टोरेज है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए बेस्ड है, बट इज स्पेसिफिक पोस्टपोनमेंट कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करता है। ऑप्शन सी दिया है ट्रीज, हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग डिले के लिए नहीं यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉर्ट्रेन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऑप्शन ए है फर्स्ट ट्रांजिशन, ऑप्शन बी है फार्मूला ट्रांजिशन, ऑप्शन सी है फार्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन डी है फर्स्ट ट्रांसलेशन। यहां पर फॉर्ट्रेन क्या है? फॉर्ट्रेन दुनिया की सबसे पुरानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है, जो साइंटिफिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए 1950s में बनाई गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फार्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन, जो नाम से ही साइंटिफिक मैथमेटिकल फार्मूलाज को ट्रांसलेट करने के लिए डिजाइन हुई थी। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? ए, बी और डी तीनों में ट्रांजिशन या फर्स्ट वर्ड यूज हुए हैं जो एक्चुअल फुल फॉर्म से मैच नहीं करते, ये सिर्फ साउंड अलाइक डिस्ट्रैक्शन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम? ऑप्शन ए है थीटा x log 2x, ऑप्शन बी है थीटा x log 2x स्क्वायर, ऑप्शन सी है थीटा x, ऑप्शन डी है थीटा x स्क्वायर। ये एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्विक शॉर्ट क्या होता है? क्विक शॉर्ट एक डिवाइड एंड कॉन्कर शॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो एक पिवोट एलिमेंट चूज करके एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसलिए इसका जवाब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थीटा ऑफ एक्स स्क्वायर। जब पिवोट हमेशा सबसे छोटा या सबसे बड़ा एलिमेंट चूज हो जाए तो अनबैलेंस्ड पोर्शन, तब क्विक जब पिवोट हमेशा सबसे छोटा या सबसे बड़ा एलिमेंट चूज हो जाए तब क्विक शॉर्ट वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेता है, एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है, लेकिन वर्स्ट केस हमेशा क्वाड्रेटिक ही होता है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? ए और बी ये एवरेज या बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज है, एन लॉग एन वर्स्ट केस नहीं है।
ऑप्शन सी थीटा ऑफ एक्स लीनियर टाइम पॉसिबल नहीं है किसी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम फॉर द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ऑप्शन ए है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑप्शन बी है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑप्शन सी है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ऑप्शन डी है ऑर्डर ऑफ एन। डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या होता है? ये एक ग्रीडी एल्गोरिथम है जो एक सोर्स नोड से बाकी सब नोड्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकालता है वेटेड ग्राफ में निगेटिव वेट के बिना। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। सिंपल या बेसिक इंप्लीमेंटेशन एडजेसेंसी मैट्रिक्स प्लस लीनियर सर्च फॉर मिनिमम में डिजेक्स्ट्रा का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर होता है, जहां वी क्या है? नंबर ऑफ नोड्स है। यहां पर वी की जगह क्या दिया है? एन दिया है, तो इसकी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर होती है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? बी और डी में ये बहुत छोटे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो इतने कॉम्प्लेक्स ग्राफ ट्रैवर्सल के लिए सफिशिएंट नहीं है। ऑप्शन सी जो है ऑप्टिमाइज्ड वर्जन का कॉम्प्लेक्सिटी है, बेसिक वर्जन का नहीं, जो यहां पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इंटरचेंजेस विल हैपन व्हेन द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स ऑफ सॉर्टेड इज सॉर्टेड यूजिंग बबल सॉर्ट। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 18। ये एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें इन्वर्शंस काउंट करना पड़ता है। अब समझते हैं कि इन्वर्शंस काउंट क्या होता है। इन्वर्शन काउंट बबल शॉट में टोटल स्वैप्स हमेशा इन्वर्शंस के बराबर होते हैं, यानी वो पेयर्स जहां बड़ा एलिमेंट छोटे से पहले आता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो शॉर्टेड है इसको अल्फाबेटिकल रैंक का देंगे। तो अल्फाबेट के हिसाब से डी जो है वो सबसे पहले आएगा, तो इसकी रैंक हमने 1 दे दिया। देन ई आया तो इसकी रैंक हमने 2 दे दिया। देन ओ आएगा तो ओ को हमने 3 दे दिया। एस आएगा, एस को हमने, आर आएगा इसके बाद, आर को हमने 4 दे दिया, और एस को हमने 5 दे दिया है, और टी को हमने क्या दे दिया है? 6 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो शॉर्टेड है इसके नीचे हम लोग इन सारी वैल्यूज को रख देंगे। एस के लिए क्या है? 5 है, ओ के लिए क्या है? 3 है, आर के लिए कितना है? 4 है, देन टी के लिए कितना है? 6 है, ई के लिए कितना है? 2 है, और डी के लिए कितना है? 1 है। अब हम काउंट करेंगे कि कितने पेयर्स ऐसे हैं जहां पहला नंबर दूसरे से बड़ा है। तो यहां पर देखें 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो कितना हो गया? 1। यहां पर 5 जो है 4 से बड़ा है, तो 2 हो गया। 5 जो है इस 2 से बड़ा है, 3 हो गया। 5 जो है इस 1 से बड़ा है, 4 हो गया। अब 3 को देखें, 3 जो है 2 से बड़ा है 5, 3 जो है 1 से बड़ा है, कितना हो जाएगा? 6 टोटल हो गए। अब 4 को उठाएंगे, 4 जो है वो 2 से बड़ा है, 4 जो है वो 1 से बड़ा है, तो कितने हो गए टोटल? 8। 6 जो है वो 2 से बड़ा है, और 6 जो है वो 1 से बड़ा है, 10 हो गए। यहाँ पर 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो टोटल कितने आ गए? टोटल 11 ऐसे नंबर से हैं जहां पे पहला नंबर जो है वो दूसरे से बड़ा है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग मेन फंक्शन इन C++। पहला स्टेटमेंट दिया है इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, और सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है? इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। अब ऑप्शन है नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन बी है ओनली सेकंड, ऑप्शन सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन डी है ओनली फर्स्ट। ये एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो लैंग्वेज की लाइब्रेरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे printf हो गया, sqrt हो गया। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो प्रोग्रामर खुद लिखता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओनली फर्स्ट, यानी कि C++ के अंदर जो मेन है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है विच इनबिल्ट फंक्शन इन C is used to read string from system console। ऑप्शन ए गेट कैर,
ऑप्शन बी है गेट CHE, ऑप्शन सी है पुट्स, ऑप्शन डी है सी गेट्स। ये सी के स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन का क्वेश्चन है। यहां पर देखें सी गेट्स क्या होता है। सी गेट्स टर्बो सी या ओल्ड कंपाइलर का एक कंसोल स्पेसिफिक फंक्शन है जो पूरा स्ट्रिंग कंसोल से रीड करता है कैरेक्टर बफर के साथ। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी गेट्स। ये स्पेशली स्ट्रिंग इनपुट कंसोल से रीड करने के लिए डिजाइन हुआ है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? ऑप्शन ए दिया है गेट कैर, ये सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर रीड करता है, पूरा स्ट्रिंग रीड नहीं करता है। ऑप्शन बी है गेट CHE, ये भी एक सिंगल कैरेक्टर रीड करता है इको के साथ, स्ट्रिंग के लिए नहीं। ऑप्शन सी है पुट्स, ये आउटपुट फंक्शन है, स्ट्रिंग को स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए, ये इनपुट के लिए है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंट ऑफ C++ कोड, यानी कि हमें यहां पर एक C++ का कोड दिया है जिसके अंदर दो वेरिएबल दिए हुए हैं इंट ऑफ j और n। यहां पे फॉर लूप लगाया है j इक्वल टू 1 से लेकर के j लेस देन आर इक्वल टू n, और इसके अंदर लिखा है j इक्वल टू j इंटू 2। व्हाट इज द नंबर ऑफ कंपैरिजंस मेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप फॉर एनी n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ऑप्शन ए है log n प्लस 1, यहां पर ये 2 जो है वो बेस में है, यहां पर भी बेस में है, तो log बेस 2 n प्लस 1, यहां पर है log बेस 2 n प्लस 1। ऑप्शन सी है n प्लस 1, ऑप्शन डी है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है? ये एक गेट लेवल का लूप एनालिसिस क्वेश्चन। अब समझते हैं कि यहां पर लूप कंपैरिजन काउंट होता क्या है। हर बार जब लूप कंडीशन चेक होती है वो एक कंपैरिजन काउंट होता है, चाहे लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो या ना हो, लास्ट फेल्ड चेक भी काउंट होती है। अब यहां पर देखें हर आइटरेशन में j की वैल्यू क्या होगी? j की वैल्यू अभी 1 है, देन नेक्स्ट आइटरेशन में j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, उसके बाद वाले आइटरेशन में j की वैल्यू हो जाएगी 4, उसके बाद वाले में क्या होगी 8, इसी तरह डॉट डॉट, यानी कि ये 2 की पावर n की फॉर्म में आगे बढ़ेगी। लूप तब तक चलेगा जब तक j लेस देन आर इक्वल टू n है, प्लस एक एक्स्ट्रा कंपैरिजन जब कंडीशन फेल होती है, तो टोटल कंपैरिजन क्या होगा? log बेस 2n और एक एक्स्ट्रा कंपैरिजन। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम रनिंग टाइम ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम व्हेन n इक्वल टू 12,000? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 14। बाइनरी सर्च कॉम्प्लेक्सिटी का कैलकुलेशन क्वेश्चन है ये। बाइनरी सर्च कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है? बाइनरी सर्च हर स्टेप में सर्च स्पेस को आधा कर देता है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ log बेस 2n होता है। तो अब इसको कैलकुलेट करें तो क्या होता है log बेस 2n, तो क्या हो जाएगा log बेस 2n की वैल्यू यहां पर क्या दिया है 12,000 दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 13.55। क्योंकि कंपैरिजन हमेशा होल नंबर में होती है और वर्स्ट केस में राउंड अप करना पड़ता है, तो मैक्सिमम कंपैरिजन कितना होगा? मैक्सिमम कंपैरिजन हो जाएगा 4, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉट? ऑप्शन ए है ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी है ऑर्डर ऑफ एक्स, ऑप्शन सी है ऑर्डर ऑफ log बेस 2x, ऑप्शन डी है ऑर्डर ऑफ x log बेस 2x। ये भी बेसिक शॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी का रिपीट टाइप क्वेश्चन है। यहां पे वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि एरे जो है वो कंप्लीटली रिवर्स और शॉर्टेड एरे है, तो हमें उसे शॉर्टेड एरे में करना होगा, तो ये सबसे वर्स्ट केस होगा, यानी कि हर एक एलिमेंट जो है वो उल्टे पोजीशन पे है। जब एरे बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में हो तब बबल शॉर्ट को सबसे ज्यादा स्वैप्स और कंपैरिजन करने पड़ते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर। बबल शॉर्ट में नेस्टेड लूप्स होते हैं आउटर और इनर, जिससे वर्स्ट केस में
टोटल कंपैरिजन कितना हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, जो क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी देता है। अगला क्वेश्चन है, जावा कंपाइलर ट्रांसलेट्स सोर्स कोड इनटू, ऑप्शन ए है हाई लैंग्वेज कोड, ऑप्शन बी है असेंबली कोड, ऑप्शन सी है सिंबॉलिक कोड, ऑप्शन डी है बाइट कोड। यह जावा का वर्किंग मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर समझते हैं कि बाइट कोड क्या होता है। जावा सोर्स कोड डॉट जावा फाइल को कंपाइलर पहले बाइट कोड यानी डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है, डॉट जावा फाइल को कंपाइलर कंपाइल करके डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। जो कोई भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन, यहां पर समझ ले जेवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। जो कोई भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन समझ सकता है। यही वजह है जावा को राइट वंस रन एनीवेयर कहते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बाइट कोड। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, हाई लैंग्वेज कोड गलत है क्योंकि कंपाइलर हाई लेवल से लो लेवल की तरफ ट्रांसलेट करता है, वापस हाई लेवल की तरफ नहीं करता है। ऑप्शन बी है असेंबली कोड, ये सी या सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज में होता है, जावा में डायरेक्टली असेंबली नहीं बनती। ऑप्शन सी है सिंबॉलिक कोड, ये एक जनरल टर्म है जो जावा कंपाइलेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, इन जावा स्क्रिप्ट अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड a function passed into another function as a parameter। ऑप्शन ए है कॉल फ्रंट, ऑप्शन बी है रोल बैक, ऑप्शन सी है रोल फ्रंट, ऑप्शन डी है कॉल बैक। ये मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट का एक मस्ट नोन कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसे जानना बहुत जरूरी है। यहां पर समझते हैं कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को आर्गुमेंट के रूप में दिया जाता है और जिसे बाद में या किसी इवेंट के बाद कॉल बैक किया जाता है, जैसे सेट टाइमर कॉल बैक 1000, यानी कि यहां पर होगा सेट टाइमर, यहां पर होगा कॉल बैक 1000, यानी कि ये एक सेकंड बाद क्या होगा, कॉल बैक होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कॉल बैक। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, ए बी सी जो है ये तीनों टर्म फिक्शनल या डिस्ट्रैक्टर है। जावा स्क्रिप्ट या प्रोग्रामिंग में इनका कोई स्टैंडर्ड मीनिंग नहीं है, सिर्फ कॉल बैक ही करेक्ट टेक्निकल टर्म है। यानी कि ये तीनों टर्म जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड रिटन इन सी, वाइड मेन इंट के वैल इक्वल टू 1, के इक्वल टू प्लस प्लस वैल इंटू प्लस प्लस वैल। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 16। ये एक ट्रिकी अनडिफाइंड बिहेवियर वाला क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम आंसर कीज में इसका एक फिक्स्ड कन्वेंशनल आंसर दिया जाता है। अभी हमने बोला कि अनडिफाइंड बिहेवियर क्या होता है, जब एक ही वेरिएबल को एक स्टेटमेंट में मल्टीपल बार मॉडिफाई किया जाता है, जैसे यहां पर प्लस प्लस वैल, तो सी स्टैंडर्ड के हिसाब से रिजल्ट जो है अनडिफाइंड होता है, क्योंकि कंपाइलर ये गारंटी नहीं करता कि किस ऑर्डर में इंक्रीमेंट्स होंगे। लेकिन ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक अप्रोच में दोनों प्लस प्लस वैल को पहले सिक्वेंशियली इवेल्युएट मान लिया जाता है। तो क्या होगा, वैल कितना है, 1 है, पहले प्लस प्लस वैल की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, देन दूसरे वाले की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो k इक्वल टू अब क्या होगा 3 इंटू 3, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी यानी कि 9। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द रिजर्व्ड वर्ड इन सी लैंग्वेज। ऑप्शन ए है इंटीजर, ऑप्शन बी है वोलेटाइल, ऑप्शन सी है कांस्टेंट, ऑप्शन डी है ऑटोमेटिक। ये सी कीवर्ड्स का बेसिक रिकॉग्नाइजेशन क्वेश्चन है। यहां पर समझिए वोलेटाइल क्या होता है। ये एक सी कीवर्ड है जो कंपाइलर को बताता है
कि वेरिएबल की वैल्यू कभी भी प्रोग्राम के बाहर से जैसे हार्डवेयर या इंटरप्ट से चेंज हो सकती है, इसलिए कंपाइलर उसको ऑप्टिमाइज ना करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वोलेटाइल। सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर के लिए जो की रिजर्व्ड कीवर्ड है वो है इंट, न कि इंटीजर। इसी तरह कांस्टेंट के लिए कौन सा है, कांस्ट, और इसी तरह ऑटोमेटिक के लिए कौन सा है, ऑटो। तो ये सब वैलिड रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टू डायमेंशनल एरे यानी मैट्रिक्स विथ रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ जीरो एंट्रीज आर कॉल्ड while with low proportion of zero entries are called। ऑप्शन ए है रेगुलर मैट्रिक्स, नॉन रेगुलर मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है स्क्वायर मैट्रिक्स, डेंस मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, ऑप्शन डी है स्पार्स मैट्रिक्स, डेंस मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ज्यादा जीरोज होते हैं, मेमोरी एफिशिएंट स्टोरेज टेक्निक्स यूज होती है इसको स्टोर करने के लिए। और डेंस मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें जीरोज बहुत कम होते हैं, मतलब ज्यादातर सेल में नॉन जीरो वैल्यूज होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पार्स मैट्रिक्स, डेंस मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट है पोर्टेबिलिटी, सेकंड है इजी डिबगिंग, ऑप्शन ए है ओनली सेकंड, ऑप्शन बी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी है ओनली फर्स्ट, ऑप्शन डी है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि प्रोग्राम एक मशीन या एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे बिना मेजर चेंजेस के चल सके। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ पोर्टेबिलिटी एंड इजी डिबगिंग। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश जैसी सिंटेक्स यूज करती है, ये इजी टू डिबगिंग होता है और मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि पोर्टेबल होती है अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। पहला स्टेटमेंट दिया है, इट इज इंप्लीमेंटेड ऑन शॉर्टेड एरे, ऑप्शन। सेकंड स्टेटमेंट है, वन मस्ट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द मिडिल एलिमेंट इन एनी सबलिस्ट। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज इंप्लीमेंटेड ऑन शॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट। ऑप्शन ए है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी है सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी है फर्स्ट एंड सेकंड। रैंडम यानी डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है, ये एक मेमोरी एक्सेस प्रॉपर्टी है जिसमें किसी भी इंडेक्स या एलिमेंट तक सीधा बिना बाकी एलिमेंट ट्रेवर्स किए पहुंचा जा सकता है। एरेज इसको सपोर्ट करता है, लिंक लिस्ट इसको सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी। बाइनरी सर्च शॉर्टेड डेटा पे काम करता है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो जाएगा और उससे हर स्टेटमेंट में मिडिल एलिमेंट तक डायरेक्टली पहुंचने की जरूरत होती है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जावा प्रोग्रामिंग। फर्स्ट है, ऑल फंक्शंस इन जावा मस्ट बी मेंबर्स ऑफ सम क्लास। सेकंड है, मेंबर फंक्शंस आर कॉल्ड मेथड्स इन जावा। ऑप्शन ए है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ऑप्शन बी है ओनली सेकंड, ऑप्शन सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन डी है ओनली फर्स्ट। ये जावा की प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर का कॉन्सेप्ट है। यहां पर एक वर्ड आया है मेथड। जावा में हर फंक्शन एक क्लास के अंदर ही डिफाइन होती है, इसलिए इन्हें मेथड कहा जाता है, सिर्फ फंक्शन नहीं कहा जाता। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मोस्टली लैंग्वेज है, इसलिए हर फंक्शन किसी क्लास का मेंबर होता है और उन्हें कन्वेंशनली मेथड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड, इंट m इक्वल टू 1000, इंट k इक्वल टू 3000। यहाँ पे वाइल कंडीशन दी है प्लस प्लस m लेस देन माइनस माइनस k। यहाँ पर देखें वाइल के जस्ट बाद सेमी कॉलन लगा हुआ है, यानी कि वाइल की कोई भी बॉडी नहीं है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन m।
तो ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है एरर, ऑप्शन सी है 1000, ऑप्शन डी है 4000। अब देखें इसमें होगा क्या, यहां पे पहले वाइल कंडीशन चेक होगी, यानी प्लस प्लस एम 1001 लेस देन माइनस माइनस के यानी कि 2999, ये कंडीशन ट्रू है। देन अगेन क्या होगा, अगेन वाइल कंडीशन चेक होगी और साथ में एम और के की वैल्यू हर बार अपडेट होती जाएगी। और ये कंडीशन फॉल्स कब होगा, जब एम की वैल्यू 2000 होगी और के की वैल्यू भी 2000 होगी, तो यहां पर क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और अब ये जो लूप वाला स्टेटमेंट है, वाइल स्टेटमेंट है, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। देन क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां पर एम प्रिंट हो जाएगा और एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल शॉर्ट। ऑप्शन ए है क्विक शॉर्ट, ऑप्शन बी है हीप शॉर्ट, ऑप्शन सी है मर्ज शॉर्ट, ऑप्शन डी है सिलेक्शन शॉर्ट। स्टेबल शॉर्ट क्या होता है, एक शॉर्टिंग एल्गोरिथम स्टेबल तब कहलाता है जब इक्वल वैल्यू एलिमेंट्स अपना ओरिजिनल रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन रखते हैं शॉर्टिंग के बाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मर्ज शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट अपने डिवाइड एंड मर्ज प्रोसेस में इक्वल एलिमेंट्स का ऑर्डर बदलता नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये स्टेबल है। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है, क्विक शॉर्ट पार्टीशनिंग के प्रोसेस में इक्वल एलिमेंट्स का ऑर्डर बदल सकता है, इसलिए ये एक अनस्टेबल है। हीप शॉर्ट क्या है, हीप स्ट्रक्चर बनाते या तोड़ते वक्त रिलेटिव ऑर्डर की गारंटी नहीं होती है, इसलिए ये भी अनस्टेबल है। और सिलेक्शन शॉर्ट अगर देखें तो स्वैपिंग के तरीके से इक्वल एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, बदल सकता है, जनरली अनस्टेबल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट एल्गोरिथम। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट है इट इज डिफिकल्ट टू डिबग। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन ए है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी है सेकंड एंड थर्ड। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम एक लॉजिकल स्टेप्स का सेट होता है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जैसे पाइथन, सी, जावा, कोई भी, इसलिए यह लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड। एल्गोरिथम हमेशा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, इसलिए फर्स्ट सही है, और ये किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए थर्ड वन सही है। सेकंड दिया है कि इट इज डिफिकल्ट टू डिबग, ये गलत है कि ये डिबग करना क्या होता है, इजी होता है। अगला क्वेश्चन है इफ लूप डज नॉट टर्मिनेट एट ऑल एंड कीप्स ऑन एग्जीक्यूटिंग एंडलेसली देन इट इज नोन एज। ये क्वेश्चन ऑप्शन ए है फॉर लूप, ऑप्शन बी है इनफाइनाइट लूप, ऑप्शन सी है फाइनाइट लूप, ऑप्शन डी है व्हाइल लूप। मैंने लूप के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, अगर आपने लूप की वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाएं और लूप की वो पूरी वीडियो को देख लें। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कोई भी क्वेश्चन लूप के ऊपर आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इनफाइनाइट लूप क्या होता है, इनफाइनाइट लूप ऐसा लूप जिसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होती है या कंडीशन होती ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा चलता रहता है जब तक मैनुअली स्टॉप न किया जाए, या हम कह सकते हैं फोर्सफुली स्टॉप न किया जाए या प्रोग्राम क्रैश ना हो जाए, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इनफाइनाइट लूप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे ई 4:1,6:10। ये 2D एरे इंडेक्सिंग का कैलकुलेशन क्वेश्चन है। यहां पर एक टर्म को समझ ले, एरे बाउंड रेंज, एरे बाउंड रेंज लोअर देन कॉलन अपर। ठीक है, इसका मतलब है एरे के इंडिसेस लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक दोनों इंक्लूसिव अवेलेबल है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, इंक्लूसिव अवेलेबल है। अब हम अगर कैलकुलेट करें तो पहली डायमेंशन कितनी दी है, -4 से 1 तक, यानी कि -4, -3, -2, -1, 0, 1। देन दूसरा क्या दिया है 6 से 10 तक, तो 6,
7 8 9 10। अब टोटल काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 11। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड रिटन इन सी। यहां पर देखें, इसको अगर हम करेक्ट कर दें तो ये 62 जो है ये डेसिमल में दिया है, और ये 62 जो दिया है ये ऑक्टल में दिया है, और ये 62 OX62 ये क्या होता है, हेक्साडेसिमल होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, 506298, ऑप्शन बी है 629850, ऑप्शन सी है 625098 एंड ऑप्शन डी है 986250। तो सबसे पहले डेसिमल वैल्यू ऐसे ही प्रिंट होती है, तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। अब हम अगर इस 62 को हम लोग ऑक्टल डेसिमल में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 6 × 8 पावर 1 प्लस 2 × 8 पावर 0। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 6 48 प्लस 2 कितना होगा 50। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 62 50 98। अगर हम इस हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करें तो वो कितना आएगा, 98 आएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस दिया है, इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंपाइलर। अगला क्वेश्चन है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रैवर्सिंग अ लिंक लिस्ट विद n नोड इज। ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ 1, ऑप्शन बी ऑर्डर ऑफ log n, ऑप्शन सी है ऑर्डर ऑफ n, ऑप्शन डी है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। लिंक लिस्ट के हर नोड को एक एक करके स्टार्ट से एंड तक विजिट करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि लिंक लिस्ट में डायरेक्टली यानी कि रैंडम एक्सेस नहीं होता है, हर नोड को एक बार विजिट करना पड़ता है n नोड के लिए, इसलिए लीनियर टाइम लगता है यानी कि ऑर्डर ऑफ n। अगला क्वेश्चन है, अ बाइनरी ट्री नोड कैन हैव एट मोस्ट। ऑप्शन ए है 1 चाइल्ड, ऑप्शन बी है 2 चाइल्ड, ऑप्शन सी है 3 चाइल्ड, ऑप्शन डी है अनलिमिटेड चिल्ड्रन। बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर नोड के मैक्सिमम कितने 2 चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि ये एक नोड दिया होगा तो मैक्सिमम इसके 2 हो सकते हैं, इसके 0 भी हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। तो यहां पर क्या दिया पूछा है, एट मोस्ट कितने हो सकते हैं, तो एट मोस्ट हो सकते हैं 2 चिल्ड्रन। तो ये था आज का 30 MCQs। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा हो जो बिल्कुल भी समझ में ना आया हो तो आप उस क्वेश्चन नंबर सिर्फ कमेंट कर दें, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे।